हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। अगर आज आवाज़ में या बोलने में कोई तकलीफ हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, 2-3 दिन से प्रॉपर्ली मैं सो नहीं पाया हूँ। तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ी डल लगे, सुस्त लगे, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं गृह लक्ष्मी योजना के बारे में। ये योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऐसी महिलाओं के लिए जो घर की मुखिया हैं, इनको मासिक रूप से कुछ पैसे प्रोवाइड करवाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सही है या गलत है? मतलब जो महिलाएँ हैं, घर पे रहती हैं, सुबह से शाम तक लेकर के काम करती हैं, सरकार के द्वारा उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाना, चाहे वो 1000 हो गया, 2000 हो गया, 10,000 हो गया, 20,000 हो, चाहे जितना भी हो, क्या ये सही है या गलत है? तो देखिए, एक तरीके से तो सही है क्योंकि सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप काम करती हैं। इनके काम के अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं करता है। अगर इतने ही काम के लिए कोई बाई रखता है, काम वाली रखता है, तो कम से कम 10 से 15,000 रुपए लेगी इतने सारे काम के लिए। और फिर इस तरीके से काम भी नहीं करेगी क्योंकि वो तो बाई है, काम वाली है, उस हिसाब से काम करेगी। और यहाँ पे माताजी हो गई, हमारी बहन हो गई, ये लोग सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप काम करती हैं, अपना घर समझ के काम करती हैं। तो अगर गवर्नमेंट कुछ पैसा दे रही है इनके लिए तो गलत क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इसको सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे तो इसमें कमियाँ भी हैं। कमियाँ क्या हैं? अब मान लीजिए कोई महिला है, वो घर पे काम करती है, अब इनको घर पे रहने का ही 10,000 रुपए देने लग जाए सरकार, तो जो हस्बैंड है या जो भी यहाँ पे पुरुष है, ये क्या कहेगा कि तुमको तो घर बैठे 10,000 रुपए मिल रहा है, तुमको कहीं जॉब करने की क्या ज़रूरत है? इस तरीके से क्या होगा, जो महिलाओं के अंदर प्रतिभा है, वो बाहर नहीं आ पाएगी। जो महिलाओं को बाहर जाके जॉब करने की क्षमता है, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, बल्कि इनको घर पे ही रोक दिया जाएगा कि यार तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की? तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं धक्के खाने की? सेफ्टी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपको पता ही है कि पितृसत्तात्मक समाज है हमारा और यहाँ पे कोई ना कोई बहाना ढूँढा ही जाता है कि महिलाओं को पीछे रखा जाए। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर गवर्नमेंट इनको पैसे प्रोवाइड करवाने लग जाए, अब मान लीजिए 10,000 सरकार दे रही है 1 महीने का, तो कोई भी पुरुष क्यों कहेगा कि तुम जाके बाहर काम करो, 10,000 बहुत है। तो यहाँ पे ये होगा कि महिलाओं को बाहर जाने का अवसर कम हो जाएगा। वैसे भी आप देखेंगे कि तुलनात्मक रूप से उनको अवसर कम ही मिलता है। फिर यहाँ पे और भी कम हो जाएगा जॉब करने का उनको बाहर जाके। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अब यहाँ पे हम जानेंगे गृह लक्ष्मी योजना के बारे में पूरा विस्तार से। यहाँ पे बात की जा रही है जो महिला सशक्तिकरण है, उसके महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में। इसमें पहला है एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि निर्णय लेने और प्रभावित करने की क्षमता। जब तक ये नहीं होगी महिलाओं के पास, चाहे वो पुरुष हो गया, चाहे कोई भी इंसान हो गया, अगर उसके पास निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है, तो फिर उसकी स्वतंत्रता कहाँ गई? फिर वो किस तरीके से कह सकता है कि वो इंसान है? क्योंकि आप देखेंगे, इंसान होने का एक फ़ायदा ये है कि हम अपने बारे में निर्णय ले सकते हैं। पशु जो हैं, वो निर्णय नहीं ले सकते। उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उनका मालिक डिसाइड करता है। वो कहता है कि इस तरफ चलो तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ चलो तो इस तरफ जाएगा। उसको घास-फूस दिया तो घास-फूस खाएगा। उसको कुछ नहीं दिया तो भूखा रहेगा। तो यहाँ पे जो निर्णय लेने का हक है, वो महिलाओं के पास भी होना चाहिए, अगर महिला सशक्तिकरण करना है तो। उसके अलावा बात की जा रही है सेल्फ परसेप्शन एंड पर्सनल फ्रीडम। इसको हिंदी में कहते हैं आत्मबोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यानी उनको ये खुद डिसाइड करना होगा, उनको इस बात का खुद एहसास होना चाहिए कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है। उनको ये खुद देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बार-बार कोई आएगा बचाने या बार-बार कोई और आकर के उनको समझाएगा। तो ये चीज़ें उनको खुद से देखनी चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए कि क्या चीज़ें उनके लिए सही हो सकती हैं, क्या चीज़ें उनके लिए गलत हो सकती हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि जो संसाधन है, एक्सेस टू कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज़, यानी जो संसाधन है, उन तक पहुँच होनी चाहिए महिलाओं की। ऐसा नहीं है कि इनको निर्णय लेने की स्वतंत्रता तो दे दी गई कि चलो अच्छा तुमको पढ़ाई करनी है, ठीक है चलो पढ़ो। तुमको आईएएस की तैयारी करनी है, चलो करो। लेकिन अब यहाँ पे जब बात आ रही है कि मुझे बाहर जाके पढ़ना है, मुझे 5,000 रुपए मंथली चाहिए या 10,000 रुपए मंथली चाहिए, तो अब यहाँ पे घरवाले पीछे हट जाएँ। जबकि वहीं अगर कोई बेटा कहता है कि मुझे 20,000 रुपए मंथली चाहिए, तो घरवाले तुरंत दे देते हैं कि जाओ अच्छा ठीक है, पढ़ो बेटा और ज़रूरत होगी तो बताना। और यहीं पे बेटी अगर कह रही है कि मुझे 5 से 7,000 रुपए दे दीजिए, मैं बाहर जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे इसको मना कर दिया जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो संसाधन है, उस तक पहुँच भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे देगी और यहाँ पे पहुँच ही नहीं संसाधन तक, तो फ़ायदा क्या है? उसके अलावा बात की जा रही है सपोर्ट फ्रॉम सोशल नेटवर्क्स, यानी जो सामाजिक तत्व हैं उनसे भी सहायता मिलनी चाहिए इनको, उनसे भी यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। होता यही है ना कि मैक्सिमम टाइम पे यही होता है कि जो समाज है वही सबसे ज़्यादा पीछे खींचता है औरतों को, लेडीज़ को। उसके पीछे वजह इनको ये लगता है कि अगर ये आगे बढ़ गई तो हमारी वैल्यू नहीं रह जाएगी। अगर लेडीज़ आगे बढ़ गई तो पुरुषों की वैल्यू कम हो जाएगी और यही सोच पुरुषवादी सत्ता जो होती है उसको दिखाती है। यही लगता है कि अगर महिलाएँ आगे बढ़ गईं तो पुरुषों की वैल्यू कम हो जाएगी और जब पुरुषों की वैल्यू कम हो जाएगी, महिलाएँ कमाने लगेंगी तो आत्मनिर्भर रहेंगी। जब आत्मनिर्भर रहेंगी तो किसी की बकवास क्यों सुनेंगी? आप उनके ऊपर हाथ उठाओगे तो वो भी एक हाथ दे देंगे घुमा के। यही होता है, आप देखेंगे बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे दहेज के मामले देखने को मिलेंगे कि दहेज के नाते जान ले ली गई, दहेज के नाते पीटा जाता है। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई लेडीज़ डॉक्टर है या कोई आईएएस ऑफिसर है, अब आप सोच के देखिए ना कि कोई इनके ऊपर हाथ उठाएगा क्या? मतलब दहेज के लिए कोई आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाएगा? जैसे सृष्टि देशमुख हो गईं।
टीना डब्बी हो गए, तो क्या इनके ऊपर कोई भी दहेज के लिए हाथ उठाएगा? तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर महिलाएँ पढ़ेंगी, लिखेंगी, जानकार होंगी, तो जो पुरुषवादी सत्ता है, जो पुरुषवादी समाज है, उसके ऊपर चोट होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ बात की जा रही है कि समाज का भी सहयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाएँ अकेले भाग रही हैं। जब समाज उनको सहयोग करेगा, तो अच्छे लेवल पर जाकर के काम कर पाएँगे। आप देखिए कि लगभग 50% आबादी महिलाओं की है और अगर किसी भी देश को ग्रो करना है, किसी भी देश को विश्वगुरु बनना है, तो 50% आबादी को छोड़ के तो बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमें भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि अगर हमारी सिस्टर कुछ कह रही है कि हमें उसको पढ़ाना है, तो बिल्कुल पढ़ाने देना चाहिए कि ठीक है जाओ पढ़ो। गृहलक्ष्मी योजना कहाँ की है? तो कर्नाटक में। किसके लिए शुरू की गई है? उन सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध है, जो अपने घर के मुखिया के रूप में सेवा करती हैं और जो पात्र लाभार्थी हैं, उनको कितना दिया जाएगा? तो ₹2000 मासिक दिया जाएगा। यहाँ पे डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। डीबीटी का क्या मतलब है? इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अकाउंट में भेज दिया जाएगा पैसा, किसी के थ्रू नहीं भेजा जाएगा। गवर्नमेंट वहाँ डायरेक्ट बैठी है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, ये डायरेक्ट आपके अकाउंट में भेज देगी। और पंजीकरण प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? तो 19 जुलाई 2023 से शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों के पास मुफ्त में पंजीकरण करने का विकल्प है, या तो ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से या निर्दिष्ट ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर जाकर ये यहाँ पे पंजीकरण करवा सकती हैं। यानी चाहे तो ऑनलाइन करवा सकते हैं पंजीकरण, चाहे तो ऑफलाइन करवा सकते हैं पंजीकरण, दोनों तरीके से ये अवेलेबल है। इस योजना के लिए एलिजिबल कौन है, पात्र कौन है, योग्य कौन है? तो यहाँ पे बात की जा रही है महिला एवं बाल विकास मंत्री, ये कर्नाटक की बात की जा रही है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात नहीं की जा रही है। लक्ष्मी हेब्बालकर के अनुसार वे सभी महिलाएं जिनके नाम बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के नीचे और एपीएल एबव पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा के ऊपर है, कार्ड पर परिवार के मुखिया के रूप में है, यानी चाहे वो बीपीएल कार्ड हो गया, चाहे एपीएल कार्ड हो गया। अब इन कार्ड पर जिस महिला का नाम है मुखिया के रूप में, उसी महिला को ये ₹2000 प्रति महीने दिए जाएँगे। जैसे आप देखिए कि अब जो कार्ड बन रहे हैं और मेरे ख्याल से मैक्सिमम कार्ड पे ये हो गया है कि जो वहाँ पे मुखिया का नाम है, परिवार के मुखिया का नाम, वो महिला का नाम हो गया, यानी कि महिला के नाम से कार्ड बन रहे हैं। तो उसी महिला को ये ₹2000 महीने दिए जाएँगे, जिस महिला के नाम से ये कार्ड बनाया गया है। महिलाएँ या उनके पति इनकम टैक्स की श्रेणी में नहीं आने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई एक इनकम टैक्स भर रहा है, इनकम टैक्स तभी भरेगा जब वो बहुत अच्छी सैलरी पा रहा होगा, बहुत अच्छा कमा खा रहा होगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो इनकम टैक्स भर रहा है तो उसको ₹2000 महीने की ज़रूरत ही क्या है। महिलाएँ सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए, ये भी अच्छा पॉइंट है। योजना के तहत परिवार की केवल एक महिला लाभार्थी होगी, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि वो कार्ड जो है बीपीएल या एपीएल, इस पे एक ही महिला का नाम रहता है मुखिया के रूप में। मुखिया के रूप में 10 महिला तो होती नहीं है। तो यहाँ पे पहले बताया गया कि बीपीएल या एपीएल पर महिला का नाम होना चाहिए मुखिया के रूप में, और जब महिला का नाम होगा तो एक ही महिला का नाम होगा ना मुखिया के रूप में। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। इस योजना को लाने के फ़ायदे क्या? तो पहला फ़ायदा तो राजनीतिक पार्टी को क्यों? क्योंकि उन्होंने वादा किया था अपने चुनाव के टाइम पे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इस तरीके का कोई प्रावधान करेंगे, कोई योजना लेके आएँगे। अब जब इनकी सरकार बन गई तो उस सरकार बनने के केवल 2 महीने के भीतर इस तरीके का प्रावधान लेकर के आ गई है, योजना लेके आ गए। तो अब इससे क्या होगा? जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे, उनको ये लगेगा कि हाँ यार, सरकार अपना प्रॉमिस पूरा कर रही है, अपने वादे पूरा कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सरकार अच्छी है, लोगों के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा? तो लोग प्रभावित होंगे और यहाँ पे आने वाले चुनाव में इनको फ़ायदा मिल सकता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अगला पॉइंट है कि इस योजना के तहत क्या होगा? तो ₹2000 प्रति माह महिलाओं को दिए जाएँगे। कौन-सी महिलाएँ? जो घर की मुखिया महिलाएँ। उसके अलावा लाभार्थियों की ये मासिक सहायता 15 से 20 अगस्त तक मिलेगी और पंजीकरण प्रक्रिया 1 वर्ष तक जारी रहेगी। इसके लिए कितना पैसा दिया गया? तो 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस योजना के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि इस योजना से लगभग 1 करोड़ 11 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ होगा, जिससे राज्य भर में कुल 12.8 मिलियन परिवार लाभान्वित होंगे। ये बात तो होगी कर्नाटक सरकार की। अब हम जानते हैं भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए। तो इसमें पहला पॉइंट है जेंडर बस्टिंग। यह अवधारणा पहली बार 1980 के दशक के मध्य में ऑस्ट्रेलिया में पेश की गई थी और भारत ने 2005-6 से इसे अपने बजट में शामिल किया है। जेंडर बस्टिंग का क्या मतलब है? कि जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर बजट को पेश करना। जैसे एक तरफ हो गया मेल, एक तरफ हो गया फीमेल। तो यहाँ पे अब जब फीमेल के लिए अलग से पैसा जारी किया जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि अधिक ध्यान दे पाएँगे हम इस पे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जेंडर बस्टिंग की। जेंडर बस्टिंग का सीधा-सा मतलब है कि लिंग आधारित पैसा देना, लिंग आधारित बजट बनाना। दूसरा है निर्भया फंड। दिसंबर 2012 के हालिया दिल्ली सामूहिक बलात्कार पीड़िता को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार ने केंद्रीय बजट 2013-14 में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए के निर्भया फंड की स्थापना की घोषणा की थी। ये किसके लिए? तो जो बलात्कार पीड़ित हैं उनके लिए ये फंड बनाया गया था। आप सभी को पता है कि निर्भया केस एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। मतलब ऐसे दरिंदे आते कहाँ से, मैं तो यही सोच के परेशान हूँ। इस तरीके की जब भी घटना सुनने को मिलती है ना तो रूह कांप जाती है यार। अगला है कामकाजी महिला छात्रावास। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध शहरी या यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा के साथ सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना। यानी जो महिलाएं हैं जो काम करते हैं उनके लिए क्या करना, तो यहाँ पे आवास बनाना है
ताकि क्या हो सके, ये आसानी से उपलब्ध हो सके और ये लोग आसानी से रह सके अपने बच्चे के साथ। ऐसा ना हो कि उनको भटकना पड़े और कई बार गलत हाथों में जाके फँस जाएँ, आवास के चक्कर में, किसी एजेंट के चक्कर में फँस जाएँ और वो लोग इस तरीके से घुमाते रहें। तो यहाँ पे सरकार खुद प्रोवाइड करवाती है कामकाजी महिला छात्रावास। उसके अलावा है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण सह रोजगार को समर्थन स्टेप। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कृषि, लघु पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के लिए वर्ष 1986 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कब शुरू किया गया था? तो 1986 में शुरू किया गया था स्टेप कार्यक्रम को, ये ध्यान में रखेंगे। जहाँ महिलाएं क्या कहते हैं, तो बड़े पैमाने पर कार्यरत हैं। इसका मूल उद्देश्य स्वयं और मजदूरी रोजगार के लिए महिलाओं को कौशल उन्नयन करना है। अगला कार्यक्रम है स्वयं सिद्धा कार्यक्रम। यह एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या है, तो जागरूकता सृजन, सूक्ष्म स्तरीय आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता की उपलब्धि और साक्षरता, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास आदि जैसी विभिन्न सेवाओं के अभिसरण की स्थापना करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका उद्देश्य संगठित करना भी है, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना, सूक्ष्म ऋण तक पहुंच विकसित करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। इसीलिए इसको एकीकृत कहा गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के चला जा रहा है, बहुत सारे लक्ष्यों को लेकर के चला जा रहा है। अगला कार्यक्रम है स्वयं शक्ति। इस परियोजना का लक्ष्य 16,000 से अधिक आत्मनिर्भर महिला एसएचजी, एसएचजी का मतलब था सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको हिंदी में कहते हैं स्वयं सहायता समूह, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि स्थापना करना है, जिनमें से प्रत्येक में 15 से 20 सदस्य हैं और इस प्रकार अपने जीवन की बेहतरी के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच और नियंत्रण बढ़ाते हैं। साथ ही महिलाओं की जरूरतों को सक्रिय रूप से संबोधित करने के लिए सहायता एजेंसियों की संस्थागत क्षमता को संवेदनशील और मजबूत करना है। उसके अलावा अगला है राष्ट्रीय महिला कोष। ये अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब और संपत्ति विहीन महिलाओं की सूक्ष्म ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का तंत्र है। 1993 में इसकी शुरुआत से फरवरी 2001 तक कुल ऋण देश भर में फैले 827 गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से 4 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। आरएम के यानी कि राष्ट्रीय महिला कोष की रिकवरी दर 90 से 95% तक रही है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जा सकती है। मतलब 100 में से 90 से 95% टारगेट इनका रहा है, यानी इनकी रिकवरी जो ऋण दिया गया था इसके तहत, इसमें से 90 से 95% ऋण इन्होंने वसूल कर लिया है। तो आप सोच के देखिए कि कितनी अच्छी लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं। अगला है नारी शक्ति पुरस्कार। तो समाज में महिलाओं का स्थान मजबूत करना, समाज में महिलाओं की प्रगति और विकास की दिशा में काम करने वाली संस्थाओं को सुविधा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। महिला ई हाट, महिलाओं के लिए उद्यमिता को अवसरों को ऑनलाइन सुविधाजनक बनाना, महिलाओं को ऑनलाइन बिक्री के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित करना और उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करना, ये इसके तहत किया जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट दोबारा से हो गया तो मैं इसको सही कर दूंगा, पीडीएफ में इसको हटा दूंगा। वन स्टॉप सेंटर योजना, निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और प्रदान करना और प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर या एनसीआर दर्ज करने में सुविधा या सहायता करना, महिलाओं या लड़कियों को मानव सामाजिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करना, ये इसके तहत किया जाएगा वन स्टॉप सेंटर के तहत। अगला है स्वाधार। इस योजना का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और लड़कियों को बुनियादी जरूरतें प्रदान करना है, जो बिना किसी आर्थिक या सामाजिक सहायता के कठिन परिस्थितियों में रह रही हैं। इस योजना के तहत महिलाओं को भावनात्मक समर्थन प्रदान किया जाता है और लक्षित समूह में मुख्य रूप से हिंसा की शिकार या प्राकृतिक आपदा से बची महिलाएं, तस्करी की शिकार महिलाएं और बिना परिवार वाली महिलाएं शामिल हैं। यहाँ पे साक्षरता दर दिखाने की कोशिश की गई है महिलाओं और पुरुषों के बीच में। ये 1991 का है और ये 2001 का और ये 2011 का। यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, तो रूरल मेल यानी कि ग्रामीण पुरुषों के बारे में। तो इन पे आप देखिए 1991 में इनकी साक्षरता दर 57.87% थी और इसी तरीके से 2001 में 70.7%, यहाँ पे 77.15% हो गई। कब? तो ये 2011 की बात की जा रही है यहाँ पे। और इसी तरीके से आप ग्रामीण महिलाओं में देखेंगे तो इनकी तुलना में 1991 में जहाँ पुरुषों की लगभग 57% थी, वहीं यहाँ पे आप महिलाओं की देखिए तो 30% थी। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2001 में 46.13% और 2011 में 57.93%। इसी तरीके से बात की जाए कि जो शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे अगर पुरुषों की साक्षरता दर देखेंगे तो 1991 में भी 81% थी इनकी, जबकि आप यहाँ पे महिलाओं की देखेंगे शहरों में तो 64% थी। इसी तरीके से यहाँ पे पुरुषों की 86% और महिलाओं की 72.86%, यहाँ पे पुरुषों की 88.76% और यहाँ पे 79.11% महिलाओं की। ये दोनों शहरी क्षेत्र के हैं और ये दोनों ग्रामीण क्षेत्र के हैं। ये पुरुष का है, ये महिला का है, ये पुरुष का है, ये महिला का है। और जहाँ पे ऑरेंज टाइप वाला है ये 2001 का है, जो ब्लू टाइप वाला है हर जगह पे वही बात है, वो जो ब्लू टाइप वाला है वो 1991 का है और जो यहाँ पे ग्रीन टाइप में आप देख रहे हो 2011 का है। तो यहाँ तुलनात्मक रूप से दिखाने की कोशिश की गई है। इसी तरीके के अगर चार्ट हम बना देते हैं ना अपने एग्जाम में, तो फिर वो बल्ले बल्ले हो जाती है, फिर मतलब आंसर जो चेक करते हैं उनके ऊपर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है। कल में हम बात करने वाले हैं एफएओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बारे में। एफएओ क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं
खाद्य एवं कृषि संगठन, इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में अभी भी लगभग 74% लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ खाना नहीं खा रहे हैं। यानी स्वस्थ खाने तक पहुंच, हेल्दी खाने तक पहुंच 74% लोगों की नहीं है भारत में। ये बात की जा रही है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में हम ये पूरा डिटेल्स में देखने वाले हैं इस रिपोर्ट के बारे में, भारत के बारे में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। ये चर्चा में तो भारत में 74% लोग स्वस्थ आहार नहीं ले सकते। ये किसने कहा? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की रिपोर्ट। हालांकि भारत में भोजन की कीमतें अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कम आय के कारण लगभग 3/4 लोगों के लिए स्वस्थ आहार अपर्याप्त है। अपर्याप्त का क्या मतलब कि इनके पास पहुंच नहीं वहां तक। तो यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि जो भारत है, यहाँ पे कीमतें उतना तेजी से नहीं बढ़ी हैं जितना तेजी से अन्य जगहों पे बढ़ी है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लोग खाने तक नहीं पहुंच पा रहे। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह ये कि जो यहाँ पे आय है वो बहुत कम है, तो इसी वजह से लगभग 3/4 लोग स्वस्थ खाने तक इनकी पहुंच नहीं है। यानी खाना तो कोई भी खा ले, लेकिन स्वस्थ खाना जो खा रहा है उसके बारे में बात की जा रही है। खाने का क्या मतलब? कोई फूल पत्ती खा ले तो भी तो खाना हो जाएगा, लेकिन इस चीज की बात नहीं की जा रही। बात ये की जा रही कि जिसमें न्यूट्रिशन हो, इसमें विटामिन हो, प्रोटीन हो, ये चीजें जहां से मिल सके, एक अच्छा हेल्दी खाना खाए, उसके बारे में बात की जा रही है कि लगभग 3/4 लोग भारत में ऐसे हैं जो ठीक खाना नहीं खा पाते हैं अभी भी। और इसके पीछे की मेन वजह क्या बताएगी? तो इसके पीछे की मेन वजह बताएगी कि कम आय। यहाँ पे बात की जा रही है कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023 से पता चलता है कि भारत में हाल के वर्षों में स्वस्थ आहार की लागत में वृद्धि हुई है। सूफी यानी कि स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में FAO कहते हैं। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से निर्मित किया जाता है। इसमें कौन सहायता करता है? तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां इसमें सहायता करती हैं, लेकिन इसको पब्लिश कौन करता है? तो FAO द्वारा पब्लिश किया जाता है। मुंबई में भोजन की लागत पिछले 5 वर्षों में 65% बढ़ी है, जबकि वेतन या मजदूरी केवल कितनी बढ़ी? तो 28 से 37%। अब आप ये देखिए कि कितना ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 65% खाने की लागत बढ़ रही है, खाने की कीमत बढ़ी है, और मजदूरी आप मान के देखिए कि 40% बढ़े, तब भी यहाँ पे देखिए कि 25% का डिफरेंस आ रहा है, जो बढ़त हो रही है। तो इस वजह से कैसे यहाँ पे लोग खाने तक पहुंचेंगे? उसके अलावा कोविड-19 ऐसी समस्याएं आ गई, जो लोग अपनी बचत भी रखे थे वो भी इसमें डूब गया। तो इस तरह की समस्याओं के कारण 3/4 लोग भारत में अभी भी ऐसे हैं जो ठीक खाने तक, हेल्दी खाने तक उनकी पहुंच नहीं है। यह जांचने के लिए कि क्या आहार की कीमतें किफायती हैं, इसकी लागत की तुलना प्रत्येक देश में औसत आय से की जाती है। एक आहार बहुत महंगा माना जाता है यदि इसकी लागत देश की औसत आय का 52% से अधिक हो। यहाँ पे ये जो चार्ट दिखाई है इसको चार्ट नंबर 1 कहा जा रहा है, तो इसके बारे में समझते हैं। चार्ट एक तुलनीय डेटा के साथ नवीनतम वर्ष कब की बात की जा रही है? 2021 की बात की जा रही है। में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन PPP, इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति समता, डॉलर के संदर्भ में स्वस्थ आहार की लागत को दर्शाता है। यानी किस देश में स्वस्थ आहार की लागत कितनी है उसके बारे में ये बता रहे हैं। किस देश में कम है, किस देश में ज्यादा, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है इस चार्ट के थ्रू। हालांकि चार्ट क्लियर नहीं, मैं कोशिश करूंगा इससे क्लियर चार्ट मिला तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। और जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, जो चीजें चार्ट में बताई गई वही चीजें यहाँ पे लिखी भी हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे लिख दिया गया है, ताकि समझने में आसानी हो। अगर किसी को लगता है कि चार्ट नहीं समझ आ रहा है, क्लियर नहीं है, वैसे तो एक बार मैं यहाँ पे सारे नाम बोल दूंगा कंट्री के, लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है क्लियर नहीं है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में एक स्वस्थ आहार की लागत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना? तो 3006 पीपी डॉलर है, जो कि विचार किए गए देशों में सबसे कम है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बात की जा रही है भूटान की, ये नेपाल हो गया, ये साउथ अफ्रीका हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये ईरान हो गया। तो जितने भी देशों पर विचार किए गए उसमें सबसे कम लागत कहाँ पे आ रही है खाने की, स्वस्थ खाने की? तो वो भारत में आ रही है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 74% लोग खाने प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे वजह क्या? इसके पीछे वजह है कि हमारे यहाँ पे आय कम है, हमारे पास पैसे कम है, जबकि हमारी लागत सबसे कम है खाना खरीदने में। उसके बाद भी यहाँ पे हमारी आय कम होने के कारण हम यहाँ पे बहुत सारे लोग, 74% लोग इस खाने तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, वो बात की जा रही है। एक स्वस्थ आहार की लागत को XPPP डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका अर्थ है कि स्वस्थ आहार बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति हर दिन इतना खर्च आएगा, जो देशों के बीच रहने की लागत में अंतर को ध्यान में रखता है। देखिए, अब यहाँ पे ये लग रहा होगा यार सर के ऊपर से गया, क्या है वही पढ़ के सुना रहे, समझ नहीं आ रहा। देखिए, PPP इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति क्षमता। इसका आसान सा मतलब बस इतना समझिए कि मान लीजिए मेरे पास 1 रुपए है और आपके पास $1 है, तो इनको बराबर कर दिया जाए। इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए पाकिस्तानी रुपया है, इसको भी बराबर कर दिया जाए, नेपाली रुपया इसको भी बराबर कर दिया जाए। यानी जो हमारी करेंसी है और जो आपकी करेंसी है, उसी में हम 1 रुपए में कितना खरीद रहे हैं और आप $1 में कितना खरीद रहे हैं, ये डिफरेंस ना हो, जो भी हम खरीद रहे हैं दोनों में समानता कर दी जाए। यानी $1 में जो सामान मिल रहा है वही 1 रुपए में मिले, तो यहाँ से क्या होगा? दोनों की समान हो जाएगी खरीदने की क्षमता। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि अगर खरीदने की क्षमता के आधार पर देखेंगे कि अगर करेंसियां बराबर होती, करेंसियां ऊपर नीचे ना होती, तो हमारी क्या क्षमता होती है, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे PPP के बारे में। ये आसान भाषा में इसको समझिए। और यहाँ पे चार्ट के थ्रू यही दिखाया गया है
ये है चार्ट नंबर 2 और इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है कि सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में ऐसी है जो स्वस्थ खाने तक नहीं पहुँच पा रही है। इसमें पहला स्थान आता है इथियोपिया का, उसके बाद स्थान है पाकिस्तान का, उसके बाद हो गया नेपाल, उसके बाद आता है स्थान अपने भारत का, इंडिया का। यानी चौथा सबसे बड़े ऐसे जनसंख्या वाला देश है भारत, जहाँ पे लोग खाने तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। स्वस्थ खाने तक लोगों की पहुँच नहीं हो रही। कितने? तो लगभग 74% लोगों की स्वस्थ खाने तक पहुँच नहीं है। इसमें पहला स्थान किसका? तो इथियोपिया का, दूसरा स्थान पाकिस्तान का, तीसरा स्थान नेपाल, उसके बाद भारत, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है इजिप्ट की, उसके बाद ये हो गया श्रीलंका, ये हो गया यहाँ पे बात की जा रही है भूटान की, उसके बाद ईरान हो गया, ये हो गया ब्राज़ील, ये था ईरान, ये हो गया रसिया और ये हो गया यूएई। यानी किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक ऐसी है जो खाने तक नहीं पहुँच पा रही, तो इसमें पहला स्थान आएगा इथियोपिया, ये ध्यान रखेंगे और इस तरीके से हमारा कौन-सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ये है चार्ट नंबर 3, चार्ट नंबर 3 ये है और इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ओशियाना और यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पर खाद्य की जो कीमतें हैं, स्वस्थ आहार की जो कीमतें हैं, उसमें क्या बदलाव आए हैं? तो इस चार्ट के हिसाब से ये बताइए जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कीमतों में वृद्धि हुई है, स्वस्थ आहार की कीमतों में। जैसे वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं तो 6.7% कीमतें बढ़ी हैं। इसी तरीके से अफ्रीका के स्तर पर देखेंगे तो 7.9%। इसी तरीके से एशिया में देखेंगे तो 9.1%। उसी तरीके से लैटिन अमेरिका में देखेंगे तो 8.1% और नॉर्थ अमेरिका में 1.2% और ओशियाना में 8.1%। यानी आप देख सकते हैं सबसे अधिक कहाँ पे वृद्धि हुई है, तो एशिया में सबसे अधिक वृद्धि हुई है 9.1% और नॉर्थ अमेरिका में सबसे कम वृद्धि हुई है, लगभग 1.2% ही वृद्धि हुई है। स्वस्थ खाने की कीमतों की बात की जा रही है यहाँ पे। ये चार्ट क्लियर नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगा, यहाँ से तो क्लियर कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो इसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, इसकी टेंशन आप ना लें। ये है चार्ट नंबर 4 और इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में कितने लोग स्वस्थ आहार तक पहुँचने में असमर्थ रहे हैं। अगर वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं तो 134 मिलियन लोग ऐसे थे, जो पिछले कुछ वर्षों में स्वस्थ आहार तक पहुँचने में असमर्थ थे। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका के स्तर पर, तो 51.1 मिलियन लोग थे। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं एशिया के लेवल पर, तो 72.5% लोग थे और यहाँ पे बात की जा रही है कि नॉर्थ अमेरिका के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने 13.4 मिलियन लोग और इसी तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है ओशियाना के बारे में, तो ये लगभग 3.2 मिलियन लोग ऐसे थे, जो स्वस्थ आहार के खाने तक पहुँच नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे बात करें कि दोनों महाद्वीप कौन-कौन से, तो एशिया और अफ्रीका ये दोनों मिला करके लगभग 92% हिस्सा बनाते हैं, जो स्वस्थ खाने तक पहुँच नहीं पा रहे हैं लोग, उनके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया क्षेत्र ऐसा है, जहाँ पर सबसे अधिक लोग स्वस्थ खाने तक पहुँचने में असमर्थ थे। कितना? तो 1.4 बिलियन लोग, अगर प्रतिशत में देखेंगे तो लगभग 72% लोग। इसी तरीके से अफ्रीका के स्तर पर बात की जा रही है, तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका में लगभग 712 मिलियन लोग ऐसे थे, जो स्वस्थ खाने तक नहीं पहुँच पा रहे थे। प्रतिशत कितना निकलेगा? तो ये 85% होगा। देखिए, अगर आज लेक्चर थोड़ा सही नहीं लगा हो, कुछ डल लगा हो, सुस्त लगा हो लेक्चर या मेरी आवाज़ में थोड़ी-सी कमी लगे तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। 2-3 दिन हो गए मैं प्रॉपर सो नहीं पाया हूँ, कुछ प्रॉब्लम चल रही है घर पे, अब क्या बताऊँ बार-बार वही प्रॉब्लम का रोना-रोना ठीक नहीं है। लेकिन उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा और हो सकता है कि कल से ये ठीक हो जाए, कल से कोई इश्यू नहीं होगा और कल से अपने टाइम पे लेक्चर आएगा। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू, जो भी गलती है उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा।